नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी को हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। ये हमारी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने इंडिया का जो जनरल इंट्रोडक्शन था, सामान्य परिचय, उसको वहाँ पे कवर किया था, जिसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक सिंगल वीडियो में कवर किया था। आज की वीडियो में हम इंडिया के भौतिक स्वरूप के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इस टॉपिक से भी आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। देखिए, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार पूरे भारत को 6 भागों में बांटा गया है। धरातल के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है पूरे भारत को। कौन कौन से ये 6 पार्ट हैं? पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा समुद्र तटीय मैदान और छठवां है आपका भारत के द्वीप समूह। आज के सिंगल वीडियो में हम उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम हिमालय की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो ट्रांस हिमालय हो, महान हिमालय हो या फिर प्रादेशिक विभाजन हो, जिसमें हम कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, इनके बारे में बात करेंगे। अगर हम मैप के थ्रू देखें कि ये जो 6 भागों में बांटा गया है भारत को, तो ये कहां कहां पे पड़ता है, तो ये रहा आपका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, पहला वाला। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, जो कि आपका यहां पर है, जो ये गंगा सतलज ये वाला मैदान है, इसी को उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आपका पूरा का पूरा ये रहा, जिसमें हम विभिन्न पठारों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आता है भारतीय मरुस्थल, जो कि आपका इधर पड़ता है। समुद्र तटीय मैदानों की बात करें तो ये जो पूरा आपका समुद्री तट लगा हुआ है, जिसमें आपके विभिन्न तट आते हैं, कोरोमंडल तट हो गया, मालाबार तट हो गया, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, यहां पर आते हैं, ठीक है। और फिर आता है छठवां भारत के द्वीप समूह। इन 6 के बारे में अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया, इनको अच्छे से समझ लिया, तो भारत की ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन बने, पर्वत, पहाड़, नदी, सब आप कवर कर जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक और यहां पर वर्गीकरण है जो आपको पता होना चाहिए। भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर पर्वत हैं, कितने प्रतिशत हिस्से पर पहाड़ हैं, कितने पर पठार हैं और कितने पर मैदान हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। भारत के लगभग 11% हिस्से पर पर्वत हैं, लगभग 19% हिस्से पर भारत में पठार है, पहाड़ी हैं, ठीक है। और पठार की बात करें तो लगभग ये 28% के करीब है। मैदानों की बात करें 43% के करीब है। तो ये वर्गीकरण आपको याद करना है, बहुत बार पूछा जाता है। मैदान कितने प्रतिशत पर है? 43%। उसके बाद पठार है लगभग 28। आपको एग्जैक्ट नंबर भी याद करना है और लगभग भी याद करना है, तो लगभग 28%। पहाड़ियों की बात करें तो लगभग 18 से 19% है, ज्यादातर 18% माना जाता है। पर्वतीय भाग की बात करें लगभग 11% है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को भी आपने याद करना है। अब हम चलेंगे, जो पहला भाग है, हमने देखा था भारत को 6 भागों में बांटा गया है, तो जो पहला भाग है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, इसको कवर यहां पर करेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, चलिए अब उनको यहां पर देखते हुए चलते हैं। जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, यहां उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जैसा हमने यहां पर देखा ना कि जम्मू कश्मीर से शुरू हो रहा है और पूरा कहां तक फैला है? अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, ठीक है। यह सिंधु के मोड़ से प्रारंभ होता है और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक चलता है। तो सिंधु नदी से शुरू होता है और ब्रह्मपुत्र जहां पर मुड़ जाती है वहां तक ये जाता है, ठीक है। अगर हम उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 400 से लेकर 160 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। क्वेश्चन कैसे बनता है? देखिए, क्वेश्चन आपका बनता है इस वाले पॉइंट से। जो आपका उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र है, यह पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग में ज्यादा चौड़ा है। इसको आपने याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है क्यों चौड़ा है, कितना चौड़ा है, इस तरीके से। तो जो आपका उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है,
इसका पूर्वी भाग थोड़ा कम चौड़ा है यानी कि पतला है, पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है। पश्चिमी भाग की चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है और पूर्वी भाग की चौड़ाई 160 किलोमीटर है। तो इस पॉइंट को आपने याद करना है। सभी पॉइंट बिल्कुल टू द पॉइंट्स हैं और कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो विस्तार हो, नदियों के बीच हो, लंबाई चौड़ाई हो या फिर ये वाला पॉइंट हो। तो साथ साथ में लिखते हुए चलें, जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको नोट बनाते हुए चलें। इसके बाद बात करें ये अधिक चौड़ा क्यों है, क्योंकि पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल अधिक होता है, जिस वजह से पूर्व में ये थोड़ा सा पतला है और पश्चिम में ये ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे होते हैं। पतला तो होता है, चौड़ाई कम है, लेकिन इसी दबाव बल के कारण वहां पर ऊंचाई वाले जो पर्वत होते हैं वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, वो इसके पूर्वी भाग में ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों होता है ये अधिक ऊंचा? अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनता है जो उत्तर पर्वतीय इलाका है इसका कौन सा भाग अधिक चौड़ा है, पूर्वी या पश्चिमी? जो आपका उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है इसमें ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां किस में पाई जाती हैं, पूर्वी या पश्चिमी? तो ऊंची चोटियां पूर्वी में पाई जाती हैं, चौड़ा आपका पश्चिम वाला है। ठीक है, हिमालय की श्रेणियां भारत की ओर उत्तल है और तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। इस वाले पॉइंट को भी आपने याद करना है। ठीक है, अगला है हिमालय की उत्पत्ति। हम हिमालय की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बात करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति दो महाद्वीप के विभाजन से हुई थी। दो बड़े महाद्वीप थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। इन दोनों का विभाजन हुआ जिससे आज के महाद्वीप बने और हिमालय का निर्माण यहां पर हुआ, उसको देखेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, इसको एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। प्रश्न बनता है यह सिद्धांत किसने दिया? आप बताएंगे एल्फ्रेड वेगनर ने दिया 1912 में। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग से पहले पूरी दुनिया में एक ही विशाल भूखंड था जिसको पेंजिया बोला जाता था। पूरी दुनिया में सिर्फ एक महाद्वीप था जिसको पेंजिया कहते थे। इस पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसे पैंथालासा कहते थे। यानी उस समय कार्बोनिफेरस युग से पहले पूरी दुनिया में एक महाद्वीप जिसका नाम है पेंजिया और एक महासागर जिसका नाम है पैंथालासा। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया महाद्वीप का विखंडन शुरू हो जाता है और दो महाद्वीप बनते हैं। एक बनता है अंगारा लैंड और एक बनता है गोंडवाना लैंड, और इन दोनों महाद्वीपों के बीच में एक सागर बनता है, टेथिस सागर। इसको भी याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। 20 करोड़ साल पहले यानी जुरासिक काल में गोंडवाना और अंगारा लैंड में विखंडन होता है जिससे वर्तमान महाद्वीप बनते हैं, और जो आपका टेथिस सागर था वो ऊपर उठता जाता है और हिमालय वहां पर बन जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बना है कि जहां पर आज का हिमालय खड़ा है पूर्व काल में वहां पर क्या था? वहां पर टेथिस सागर था। ठीक है, जो लॉरेशिया महाद्वीप था, अंगारा लैंड जिसको बोला गया, इससे बनते हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे वहां पर पूछा जाता है भारत पूर्व में किसका हिस्सा था, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का? तो भारत गोंडवाना लैंड का है, बाकी पूरा एशिया अंगारा लैंड का है। ठीक है, तो अंगारा लैंड से आपके ये महाद्वीप बने, ये देश बने। गोंडवाना लैंड से आपके कौन कौन बने? अमेरिका बना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, ये सब आपके गोंडवाना लैंड से बने। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका इनको शामिल करते हैं, और कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव को भी शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे महाद्वीप गोंडवाना से बने। लॉरेशिया से कौन कौन बने वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो जब ये विखंडन शुरू हुआ, भारत गोंडवाना लैंड से होकर अंगारा लैंड की तरफ को चलता गया, और जो आपका बीच में टेथिस सागर था वो भी ऊपर उठता हुआ गया, जिससे हिमालय की रचना यहां पर हो गई। ठीक है, तो ये थी हिमालय की उत्पत्ति। अब हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश के विभिन्न पार्ट्स को यहां पर देखेंगे, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों को यहां पर देखेंगे। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, पहले हमने इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। इसका पूर्वी भाग कैसा है, पश्चिमी कैसा है।
जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है ट्रांस हिमालय, एक है हिमालय पर्वतीय प्रदेश और एक है पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो सबसे पहले अब हम ट्रांस हिमालय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है इसको फिर 2 भागों में बांटा गया है। इसका विभाजन 2 तरीके से किया गया है, एक उत्तर से दक्षिण जिसमें हम बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में बात करेंगे, और एक इसको पश्चिम से पूर्व की दिशा में बांटा गया है जिसमें हम कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल, असम हिमालय के बारे में बात करेंगे, और तीसरा पार्ट है इसका पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो इस वर्गीकरण को आपने याद करना है। हिमालय का जो आपका उत्तर से दक्षिण में है वो ये है, पश्चिम से पूर्व में ये है। सबसे पहले चलेंगे ट्रांस हिमालय की तरफ। ये रहा आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। जैसे अगर आप मैप में यहां पर देखेंगे तो ये रहा आपका महान हिमालय, जो ये लाइन जा रही है ई वाला, जहां पर आपको ई अल्फाबेट दिख रहा है ये वाला, ये आपका महान हिमालय है। तो इसके उत्तर में जो है ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो इधर वाला इलाका है ये ट्रांस हिमालय, उसके बाद ये आपकी जो 3 लाइनें जा रही हैं यही है आपकी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय की बात करें, महान हिमालय के उत्तर में है। इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर और तिब्बत में है। किसका? जो आपका ट्रांस हिमालय है। मैप में आप देख सकते हैं, इधर साथ में अल्फाबेट्स हैं और यहां पर आपको लाइनें दिख जाएंगी। तिब्बत में अधिक होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय अथवा टेथिस हिमालय या तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। किसको? ट्रांस हिमालय को। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, ठीक है। जो आपका हिमालय है वो यहां से बेसिकली शुरू होता है। यह हिमालय के पार वाला क्षेत्र है जो हिमालय से भी पहले था, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। यह अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह मूलतः यूरेशिया प्लेट का भाग था, ठीक है। कौन? ट्रांस हिमालय। यहां पर वनस्पतियों का अभाव है, यह क्वेश्चन बनता है। इस श्रेणी में सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती जो नदियां हैं, एंटीसीडेंट नदियां, उनका उद्गम होता है। अब एंटीसीडेंट नदियां क्या होती हैं? ऐसी नदियां जो हिमालय के बनने से पहले उसी स्थान से बहती थी, ऐसी नदियों को बोला जाता है पूर्ववर्ती नदियां। ऐसी नदियां हिमालय के होने से पहले भी, जब हिमालय नहीं था, हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई, उससे पहले भी बह रही थी, और जब हिमालय बन गया तो ये नदियां गहरे गहरे खड्डों से होकर अपनी दिशा को दक्षिण की ओर मोड़ते हुए बहनी शुरू कर देती हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, ऐसी नदियां जो हिमालय पार से होकर बह रही हैं, ट्रांस हिमालय से बह रही हैं, उनको बोला जाता है पूर्व अनुवर्ती नदियां, जिसमें आपकी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये नदियां शामिल हैं, ठीक है। जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस हिमालय के अंतर्गत विभिन्न पर्वत श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कैलाश पर्वत श्रेणियां, ये सब हमें इसी में ट्रांस हिमालय में देखने को मिलती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए काराकोरम श्रेणी कहां है, तो आप बताएंगे ट्रांस हिमालय में है। जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं, देखिए ये पूरा इलाका क्या है आपका, इधर से ये ट्रांस हिमालय है। तो ये आ रही है आपकी काराकोरम श्रेणी, बीच में आ रही है आपकी लद्दाख श्रेणी, उसके बाद है आपकी जस्कर श्रेणी। जस्कर श्रेणी का ही विस्तार है आगे कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ये सारी श्रेणियां आपकी कहां पड़ती हैं? ट्रांस हिमालय में पड़ती हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है काराकोरम कहां है, महान हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है, इस तरीके से। अब इन श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन इन श्रेणियों से आपसे पूछे जाते हैं। काराकोरम श्रेणी ये भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। जैसा अगर आप यहां पर देखेंगे, ट्रांस हिमालय है, सबसे उत्तर में कौन है? काराकोरम है, उसके बाद कौन है? लद्दाख है, फिर आपका जस्कर है। तो कई बार क्रम लगाने को भी आता है, इसीलिए हम मैप के थ्रू कर रहे हैं ताकि आपको चीजें याद भी रहें जब आप चीजों को देखते हैं। तो सबसे उत्तर में कौन है? काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर आपका जस्कर, ठीक है। तो काराकोरम श्रेणी की बात करें, यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ बोला जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन जो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन, ये इसी काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है। इसको केटू भी कहते हैं, क्योंकि देखिए हमने बोला ना काराकोरम श्रेणी है। श्रेणी का मतलब क्या है? कई सारे पर्वत होंगे यहां पर,
और काराकोरम में है, तो काराकोरम की जो दूसरी श्रेणी है, जैसे पहली वाली को K1, दूसरी वाली को K2, तो जो दूसरी वाली श्रेणी है वही सबसे ऊंची श्रेणी है इसकी। तो काराकोरम श्रेणी की या ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? आपकी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम K2 कहते हैं। यह दुनिया की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8611 है। यह ट्रांस हिमालय की और काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सबसे ऊंची, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सियाचिन, बाल्टारो, बियोफो, हिस्पर ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में ही पड़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो कि दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है, ये आपकी कौन सी श्रेणी में है? आपके काराकोरम में है। इसको आप हमेशा याद करेंगे और घाटी का नाम भी याद करेंगे। नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। ये बाकी सारे ग्लेशियर भी आपके काराकोरम श्रेणी में पड़ते हैं। तो काराकोरम श्रेणी से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बिल्कुल टू द पॉइंट से यहां पर अगर आप देखेंगे, हमने यहां पर देखा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सबसे उत्तरी पर्वत बताइए। उच्च एशिया की रीढ़ कौन है? गॉडविन ऑस्टिन तो आप जानते हैं, वर्तमान में ये पीको में पड़ता है, लेकिन अगर पर्वत श्रेणी पूछेगा तो आप बताएंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसीलिए तो K2 कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो अगली श्रेणी है वो है लद्दाख। यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, ऊपर हमने इसका मैप देखा था। काराकोरम के दक्षिण में है लद्दाख। क्रम याद करना है। ठीक है, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जैस्कर। यह काराकोरम के दक्षिण में है। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। जैस्कर का विस्तार नहीं है, यहां पर लद्दाख का विस्तार है, इसको याद रखना है। ठीक है, जो ये लद्दाख है इसी का विस्तार है इधर कैलाश, इसको ऐसे में याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करना है, वो जैस्कर का नहीं, लद्दाख का विस्तार है। तो यह काराकोरम के दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, जो कि तिब्बत चीन में पड़ता है, कैलाश श्रेणी कहलाती है। अक्साई चीन इसी श्रेणी में स्थित है। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका चाइना ने अपने कब्जे में लिया है, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं। तो किस श्रेणी में पड़ती है अक्साई चीन आपका? ये आपके लद्दाख श्रेणी में है। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट राका पोशी है। जैसे काराकोरम की कौन है? K2 है, वो पूरे ट्रांस हिमालय की भी है। लेकिन अगर सिर्फ लद्दाख श्रेणी की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट राका पोशी। ये विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी भी है, माउंट राका पोशी। इसको लेकर ये वाला पॉइंट बहुत बार आता है। तो माउंट राका पोशी कौन सी श्रेणी में है? आप बताएंगे लद्दाख में है। ठीक है, अक्साई चीन भी लद्दाख में है और लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग ही कैलाश श्रेणी है, इसको यहां पर देखना है। ठीक है, इसके बाद आती है जैक्सर श्रेणी। यह लद्दाख के दक्षिण में और महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। मैप के थ्रू अगर आप देखेंगे तो लद्दाख के आपके दक्षिण में है और यह आपका महान हिमालय जा रहा है, महान हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, तो अगर आप एक बार मैप के थ्रू याद कर लेंगे, आपने क्रम याद कर लिया कि सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जैक्सर है, तो आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाती हैं। तो जैक्सर श्रेणी की बात करते हैं, जैसा आप मैप में देख सकते हैं, लद्दाख के दक्षिण में है, महान हिमालय के उत्तर में है। लद्दाख और जैस्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत के सबसे गहरे गर्त गार्ज का निर्माण करती है। तो जो आपकी सिंधु नदी है, किस किस श्रेणियों के बीच में बहती है? लद्दाख और जैस्कर के। ये लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक जगह पर काटती है और भारत का जो सबसे गहरा गार्ज है, इसका निर्माण यहां पर करती है, जिसकी गहराई 5200 मीटर है। ठीक है, जो जैस्कर श्रेणी है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है, इसको भी आपने याद करना है। जैस्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? नंगा पर्वत, और यह भारत में ही स्थित है। जैक्सर श्रेणी में ही आपके जो विभिन्न दर्रे हैं, माणा दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, किंगरी बिंगरी, वो सब आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं जैक्सर श्रेणी में। ठीक है, तो ये हमने ट्रांस हिमालय के बारे में बात करी। ट्रांस हिमालय के बारे में शुरुआत में हमने पहले पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, फिर विभिन्न श्रेणियों को देखा, काराकोरम को देखा, लद्दाख को देखा और जैक्सर को देखा। ठीक है, अब बात करेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में। जैसे हमने कहा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। इसका विभाजन दो तरीके से है, एक है उत्तर से दक्षिण और एक है पश्चिम से पूर्व। उत्तर से दक्षिण में ये 3 हैं, पश्चिम से पूर्व में ये 4 हैं। तो पहले इन तीनों के बारे में बात करेंगे, फिर इन चारों के बारे में बात करेंगे।
वृहद हिमालय की बात करते हैं सबसे पहले। वृहद हिमालय को हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, इन सब नामों से जाना जाता है। ठीक है, यह हमेशा बर्फ से ढका होता है, इसीलिए इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। किसको? वृहद हिमालय को। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होता है या सिंधु नदी के गार्ज से होता है, जहां पर सिंधु नदी लद्दाख को काट रही थी, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक एक चाप की भांति फैली हुई है आपकी वृहद हिमालय। ठीक है, तो नंगा पर्वत से शुरू होता है और नामचा बरवा पर्वत तक इस तरीके से एक चाप की भांति ये गया है, जैसा हमने ऊपर देखा था। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें वृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। उसने कहा हिमालय की जो रचना हुई है वलय श्रेणियों से हुई, यानी कि ऐसे एक परत वाली है यहां पर। तो हमने देखा ना, सबसे नवीन कौन है? सबसे नवीन श्रेणी है शिवालिक, उसके बाद लघु, सबसे प्राचीन कौन है? वृहद हिमालय। तो हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी कौन है? आप बताएंगे वृहद हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी भी है, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर तक है। हिमालय का सर्वोच्च जो श्रेणी है, सबसे ऊंची श्रेणी, सबसे उत्तर में तो ट्रांस है, लेकिन सबसे ऊंची अगर पूछेगा वो यही है, वृहद हिमालय। जो माउंट एवरेस्ट है, सारी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो यहीं पाई जाती हैं। इसकी औसत लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर के करीब है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में है, वृहद हिमालय में है। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। जो माउंट एवरेस्ट है वो महान हिमालय में पड़ता है, लघु हिमालय या शिवालिक आपने टिक नहीं करना है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा और तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है इसी को नेपाल में सागर माथा कहते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलंगमा कहते हैं। पूर्व काल में इसको चोटी 15 बोला जाता था, बाद में इसका नाम एवरेस्ट के नाम पर हो गया, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ज्यादातर आपको 8848 देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर 8850 भी देखने को मिलती है। आपको ये वाला भी याद करना है क्योंकि एग्जैक्ट जो इसकी ऊंचाई है ज्यादातर अब ये देखने को मिलती है। विश्व की जो सर्वोच्च चोटियां हैं, जैसे हमने बोला, वो वृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं। तो देखिए ये रहा आपका वृहद हिमालय, जो आपका ये पूरा है। हमने कहा था ना एक चाप की भांति है, नंगा पर्वत से शुरू होता है, नामचा बरवा पर्वत तक जाता है। इसी में आपकी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो यहीं पर पाई जाती हैं, जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट है इस ऊंचाई के साथ, आपका कंचनजंगा है इस ऊंचाई के साथ। तो ये सारी विभिन्न चोटियां कहां पाई जाती हैं? महान हिमालय में पाई जाती हैं। एक और चीज यहां पर क्लियर कर लेते हैं, जैसे हमने बोला हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है इसको दो तरीके से बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व। उत्तर से दक्षिण इसे इस तरीके से बांटा गया है, फिर इसके दक्षिण में ये होगा, फिर इसके दक्षिण में आपका शिवालिक हो जाएगा। तो ये है इसका जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम इसका प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे नदियों के आधार पे, और पूर्व से पश्चिम जो आपका इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से आपको इनको याद करना है, ठीक है, मोटा मोटा अगर आप इसको समझें किस तरीके से बांटा गया है। एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से बांटा है, एक बार ऐसे में बांटा है और एक बार ऐसे में बांटा हुआ है, उन्हीं चीजों को हम पढ़ रहे हैं। तो विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं वो आपके वृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं। ठीक है, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? ऊपर देखा था गॉडविन ऑस्टिन है। इसको लेकर बहुत डाउट होता है तो यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। भारत का सर्वोच्च शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 कहते हैं, और भारत में स्थित सबसे ऊंचा है कंचनजंगा जो सिक्किम में है। क्योंकि ये भारत का तो है लेकिन भारत में नहीं है, वर्तमान में ये आपके POK में पड़ता है। इसीलिए अगर पूछेगा भारत का बताइए तो आप बताएंगे K2, और अगर पूछेगा भारत में बताइए तब आप कंचनजंगा का नाम लेंगे। ठीक है, महान हिमालय पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है। तो हिमरेखा कहां पर ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है? वो है आपका पश्चिमी भाग। इस पॉइंट को भी आपने याद करना है, ठीक है, कि हिमरेखा की ऊंचाई अधिक किस भाग में है महान हिमालय के? तो वो है आपका पश्चिमी भाग। कारण क्या है? पश्चिमी भाग इसका ज्यादा शुष्क होता है, इसीलिए वहां पर हिमरेखा ज्यादा ऊंचाई पर पाई जाती है। महान हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद है और दक्षिण की ओर तीव्र है। यानी उत्तर की ओर ये थोड़ा सा मंद है, थोड़ा सा ज्यादा तीव्र नहीं है, और दक्षिण की ओर ये काफी तीव्र ढाल वाला है। इसका कारण है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पूर्व की ओर पश्चिम की ओर हिमरेखा में क्या परिवर्तन है? पश्चिम में हिमरेखा ज्यादा ऊंचाई पर है,
और ढलान की बात करें तो उत्तर में ढलान कम है, दक्षिण में ढलान ज्यादा है। इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा। ये सारी नदियां इसी महान हिमालय को काटकर बहती हैं और इन्हीं सभी नदियों में पूर्ववर्ती नदियां इनको कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर बात करी। बुर्जिल दर्रा, जोजिल, बारालापचा, शिपकिला, थांगला, नाथुला, जेलेपला, विभिन्न प्रकार के दर्रे भी हमें महान हिमालय में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। हमने देखा था ना, ये आपका वृद्ध हिमालय जा रहा है और यहां पर आपका लघु हिमालय है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा है? MCT, जिसको बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अभी हम आगे वीडियो में एक साथ कौन कौन सी रेखा हैं सबको कवर कर जाएंगे। इन दोनों के बीच में आती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा। ठीक है, दूसरा है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहा जाता है। इसका विस्तार महान हिमालय के दक्षिण में है। जो आपका लघु हिमालय है, जैसे ये लघु हिमालय था, इसके दक्षिण में यहां पर है, ये आपका महान हिमालय था, इसके दक्षिण में है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं। यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी है और 3000 से 4500 मीटर औसत इसकी ऊंचाई है। तो लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी है? लगभग अगर हाईएस्ट की बात करें 4500। महान हिमालय कितना था औसत, अगर हम उसकी बात करें 6100। ठीक है, जो लघु हिमालय है इसे महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर में MCT है और दक्षिण में MBF है। अब ये दोनों क्या है, आगे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना याद करिए, जो आपका लघु हिमालय है इसके उत्तर में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और इसके दक्षिण में मेन बाउंड्री फॉल्ट है। ये पर्वत प्री कैम्ब्रियन तथा पैलियोजिक चट्टानों से बने हुए हैं। जो लघु हिमालय है इन चट्टानों से ये बने हुए हैं। पीर पांजाल इसका पश्चिमी विस्तार है। जो पीर पंजाल श्रेणी है लघु हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार है। यह हिमालय सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ वाला हिमालय है। कौन? लघु हिमालय। वृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटियां स्थित हैं। यानी जो हमारे विभिन्न पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो आपके लाहौल हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, ये सब आपके जो पर्यटन स्थल है कहाँ हैं? लघु हिमालय में ही पड़ते हैं। ठीक है, जैसे शिमला है आपका, मनाली है, नैनीताल है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है, ये सारी किस्में हैं लघु हिमालय में ही पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं जिनको कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। तो बुग्याल भी हमें ज्यादातर लघु हिमालय में देखने को मिलते हैं। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। तो इसकी भी कुछ श्रेणियां हैं जिनका आपको क्रम सहित याद करना है, लगाने के लिए आती हैं। पश्चिम से पूर्व में लगाइए, पूर्व से पश्चिम में लगाइए। तो पश्चिम से पूर्व में क्रम की बात करें तो सबसे पश्चिम में है पीर पंजाल श्रेणी, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। दूसरी है धौलाधार श्रेणी, कांगड़ा और कुल्लू के जो फेमस घाटियां हैं वो इसी में पड़ती हैं। इसके बाद आती है नाग टिब्बा उत्तराखंड की, मसूरी उत्तराखंड की, महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में है। तो ये इसका पश्चिम से पूर्व तक की श्रेणियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य में मेन बाउंड्री फॉल्ट है यानी MBF है। अब फिर से डायग्राम को अगर हम बनाएं, ये था आपका महान हिमालय, ये है आपका लघु हिमालय और ये है आपका शिवालिक। इन दोनों के बीच में कौन है? MCT। और इन दोनों के बीच में कौन था? MBF। तो यही तो हमने ऊपर बात करी थी कि लघु हिमालय के एक तरफ उत्तर में MCT है और दक्षिण में MBF है। ठीक है, आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी, जो है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाही हिमालय भी बोला जाता है यानी बाहरी हिमालय। यह हिमालय का सबसे बाहरी और सबसे नवीन श्रेणी है। अगर पूछेगा, देखिए आंतरिक हिमालय पूछागा तो आप बताएंगे महान हिमालय को। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और इसको बाहरी हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नवीन श्रेणी है। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से लेकर मध्य प्लीसोटीन यानी सेनेजोइक युग में माना जाता है। शिवालिक क्योंकि हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है तो इसको आपको पता होना चाहिए इसका निर्माण कब हुआ। तो सेनेजोइक युग में इसका निर्माण माना जाता है। यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह आपका लघु हिमालय, इसका दक्षिण वाला इलाका है शिवालिक, जैसा आप मैप में देख सकते हैं।
इसे गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी और पूर्व में चुरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। तो ये नाम किसके हैं? ये आपके शिवालिक के हैं, ठीक है। इसे अरुणाचल में डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अभी हम पूर्वांचल पहाड़ियों की बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन बनता है बताओ मिशमी पहाड़ी कहाँ है, तो आपके अरुणाचल में है। बेसिकली ये सारी पहाड़ियां इसी का विस्तार है, शिवालिक का ही विस्तार है, ठीक है। शिवालिक को ही वहां पर इन सारी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकाम पर्वत तक है। तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया, भारत और म्यांमार के बीच सीमा कौन बनाता है? आराकाम पर्वत, ठीक है। और पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर आराकाम पर्वत तक जो एरिया है इसी को बोला जाता है शिवालिक। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 900 से लेकर 1200 मीटर है। महान हिमालय की कितनी थी? 6100। लघु हिमालय की कितनी थी? 3000 से 4500। इसकी कितनी है? 1200। इसको याद कर रखना है, ठीक है। इसका निर्माण बालू, कंकड़, कांग्लोमेरेट शेल के मोटी परतों से हुआ है। किसका? शिवालिक का। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में समतल घाटियां पाई जाती हैं। इन्हीं घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं जैसे देहरादून, और पूर्व में इनको द्वार कहते हैं जैसे हरिद्वार, ठीक है। तो जो समतल घाटियां हैं किस किस के बीच में पाई जाती हैं? शिवालिक और लघु हिमालय, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमालयों के मध्य रेखा। हमने ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर ली, हमने वृहद हिमालय से रिलेटेड बात करी, मध्य हिमालय को देखा, शिवालिक को देखा। इनके बीच में कौन कौन सी लाइन है ये आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए अब इनको देखते हैं। यहां पर मैंने इस तरीके से लिखे हैं ताकि आपको इजीली याद करने में आसानी होगी। सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय और फिर है वृहद हिमालय। इन दोनों के बीच में है ITSZ, ठीक है। ITSZ का फुल फॉर्म है इंडस सांगपो सच्चर जोन, ठीक है। तो इंडस सांगपो सच्चर जोन इसका पूरा नाम है और ये ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में स्थित है। दूसरा है वृहद हिमालय और मध्य हिमालय, मध्य को ही लघु हिमालय कहते हैं। इनके बीच में है MCT जिसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और फिर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। ऊपर हमने यही तो बात करी थी कि मध्य हिमालय के उत्तर में MCT है, दक्षिण में MBF है। इसी प्रकार वृहद हिमालय के उत्तर में सच्चर जोन है, इंडस सांगपो सच्चर जोन, और इसके दक्षिण में आपका MCT है। तो इस डायग्राम को आपको याद करना है, इस टेबल को याद करना है, हमेशा के लिए आपको ये चीजें याद हो जाएंगी कि सबसे ऊपर ITSZ है, फिर MCT है और MBF है। और मुझे पूरी उम्मीद है अभी तक आपको ये पूरा क्रम याद हो गया होगा। सबसे ऊपर ट्रांस है, उसके ऊपर आपकी जो ट्रांस हिमालय के अंदर जो विभिन्न श्रेणियां हैं, उसके बाद वृहद हिमालय, उसका विस्तार कैसे है, कहां से कहां तक है, वो सारी बातें, ऊंचाइयां आपको याद यहां पर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये था जो हमने पढ़ा हिमालय पर्वतीय का उत्तर से दक्षिण विभाजन। अब हम हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, इसे प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं, और ये नदियों के आधार पर है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा प्रादेशिक विभाजन बताइए, हिमालय का नदियों के आधार पर बताइए या पश्चिम से पूर्व बताइए, यानी वो आपसे एक ही चीज जानना चाह रहा है इन चारों के बारे में, ठीक है। अब इन चारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सिडनी बुराड द्वारा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। जो सिडनी बुराड है इसने नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया कि इस नदी से लेकर इस नदी तक के इलाके को ये कहेंगे। इस तरीके से 4 भागों में इसने वर्गीकरण किया है। एक है आपका पंजाब हिमालय जिसको कश्मीर हिमालय कहते हैं, एक है कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो अभी तक हम वर्गीकरण कैसे में पढ़ रहे थे? ऐसे में पढ़ रहे थे ना, महान हिमालय, लघु हिमालय। अब कैसे में करेंगे? अब कर रहे हैं हम ये, इधर आपका पंजाब हिमालय, इधर आ गया आपका कुमाऊं हिमालय, ये आ गया आपका नेपाल, और इधर आ गया आपका असम हिमालय, ठीक है। तो अब हम पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ेंगे, प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कौन नदियों के बीच में है, कौन कौन सी नदियों के बीच में है, सबसे क्षेत्रफल ज्यादा किसका है, इस तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय की। इसका विस्तार सिंधु से लेकर सतलज नदी तक का है। तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का इलाका क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय, या जिसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। इसका फैलाव जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, और इसी क्षेत्र में आपका जाफरान की खेती भी होती है।
इसको भी आपने याद करना है। ज़ाफ़रान की खेती ज़्यादा किस हिमालय में होती है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है। जो जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल श्रेणियां हैं वो इसमें आती हैं। हमने ऐसे में तो देख लिया था कि विभिन्न श्रेणियां किस में हैं, वो हमने देखा ऊपर कि काराकोरम आपकी ट्रांस हिमालय में पड़ रही थी। लेकिन अगर आप देखेंगे, आप ये रहा, आपने लाइन खींच दी, इधर पूरा पंजाब हिमालय है, तो यही तो आपका पूरा जो श्रेणियां थी जो हमने ऊपर देखी सब यही तो हैं। तो आपको दोनों में पता होना चाहिए कि अगर हम इस तरीके से वर्गीकरण करें पश्चिम से पूर्व में, तब वो चीज कहां पड़ रही है, और अगर पूर्व उत्तर से दक्षिण में करें तब कहां पड़ रही है। तो सारी जो श्रेणियां हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, वो सब आपके इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, कश्मीर हिमालय में पड़ते हैं। दूसरा हिमालय है कुमाऊं हिमालय। ये आपके सतलज से काली तक है। कश्मीर कहां से कहां तक था? सिंधु से लेकर सतलज तक। कुमाऊं है सतलज से लेकर काली तक। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है और पूरा जो उत्तराखंड राज्य है वो इसी में पड़ता है, कुमाऊं हिमालय में। और जितने हमने ये 4 हिमालय देखे, इन चारों में सबसे कम क्षेत्रफल कुमाऊं हिमालय का है, 320 किलोमीटर। इसमें आपकी नंदा देवी चोटी, कामेट पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, माणा, ये सब आपके इसी में आते हैं। पूरा उत्तराखंड इसी में आता है। तीसरा है नेपाल। ये कारी से लेकर तीस्ता नदी तक है और पूरा जो नेपाल है वो इसी में पड़ता है। हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर के करीब है। जो कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि आप जानते हैं ये आपके कहां पड़ता है? नेपाल में ही पड़ता है। तो ये दोनों पर्वत चोटियां, जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, नेपाल में पड़ती हैं। विस्तार कहां से कहां तक है? काली से तीस्ता तक। तो सबसे पहले सिंधु से सतलज तक कश्मीर हिमालय, सतलज से काली तक आपका कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय, और अब आएगा तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक, यह होगा आपका असम हिमालय। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर के करीब है औसत, 720 से 40 के बीच में डिफरेंस करता रहता है। सिक्किम, असम, अरुणाचल, भूटान में इसका विस्तार है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? नेपाल हिमालय का। सबसे कम किसका है? कुमाऊं हिमालय का। इसको हमने देखा। अब अगर हम यहां पर क्विक रिवीजन करें तो पंजाब की हमने बात करी सिंधु से लेकर सतलज तक, ठीक है। कुमाऊं की बात करें सतलज से लेकर काली तक, फिर नेपाल की बात करें काली से लेकर तीस्ता तक, और फिर तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी तक। यह है पूरा इसका वर्गीकरण, प्रादेशिक विभाजन। बहुत बार पेपर में आया है, बताओ तीस्ता से लेकर दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय है, काली से लेकर तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है, सिंधु से लेकर सतलज तक कौन सा हिमालय है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। तो ये हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जिसको 2 भागों में हमने कवर किया। पहले उत्तर से दक्षिण को देखा और फिर हमने पूर्व से पश्चिम को देखा। अब जो तीसरा टॉपिक था पूर्वांचल की पहाड़ियां, छोटा सा टॉपिक है, इसको देखेंगे। पूर्वांचल की कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, कौन किस राज्य में है पूछी जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में है डाफला, अबोर, पटकाई, बिरी, मिश्मी। ये सब पहाड़ियां कहां हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। मेघालय में कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियां मेघालय में हैं। और असम की एक इंपॉर्टेंट है मिकिर पहाड़ी, तो ये असम में पड़ती है। यहां से आपके सिर्फ ये क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए डाफला पहाड़ी कहां है, बताइए मिरी पहाड़ी कहां है। तो मिरी अरुणाचल में है, मिकिर असम में है। और एक इंपॉर्टेंट नोट है बरेली श्रेणी। बरेली श्रेणी आपके 3 राज्यों में फैली है, असम, मणिपुर और मेघालय। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। तो ये था हिमालय का। यहां पर हमने पूरा जो भौतिक स्वरूप है भारत का, उसके पहले पार्ट को कवर किया। जैसे हमने बात करी थी कि इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया। तो सबसे पहले हमने देखा था ना, भारत को पूरे 6 भागों में बांटा है। उसमें पहला भाग था उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, इसे 3 भागों में बांटा गया था। हमने पहले ट्रांस हिमालय की बात करी, विभिन्न श्रेणियों को देखा। फिर हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण 2 तरीके से देखा, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व। और फिर हमने पूर्वांचल की कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको कवर किया। तो जो आपका पहला वाला पॉइंट है उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, इसको हमने पूरा यहां पर कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।